वेलकम बैक टू पिकनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। और आज के हमारे एजुकेशनल पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं जो कि चार्टेड अकाउंटेंट है नंदिनी मैम, जो अपनी जर्नी बताएंगे, साथ में स्ट्रेटेजी मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं और चार्टेड अकाउंटेंट से लेकर जितने भी डाउट्स होते हैं बच्चों के स्पेसिफिक डाउट्स वो मैं लेके आया हूँ, तो मैम से पूछेंगे। तो फर्स्टली थैंक यू मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you for inviting me here. तो मैम ये स्टार्ट करेंगे चार्टेड अकाउंटेंट की जर्नी स्टार्टिंग से। उससे पहले एक ब्रीफली आपके अटेम्प्ट्स कितने थे और एक मतलब चार्टेड अकाउंटेंट क्यों बनने का मतलब सोचा? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट में अटेम्प्ट्स मेरे फाउंडेशन मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था। इंटर में मेरे को सेकंड अटेम्प्ट लगा था और फाइनल में भी सेकंड अटेम्प्ट लगा था। तो मैंने स्टार्ट किया था, मतलब मेरा इंटरेस्ट ऐसे आया 11-12 में मुझे अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैंने सीए चूज़ करा था। और ज़्यादा ऑप्शंस मुझे इतने ज़्यादा पता भी नहीं थे उस टाइम पे, क्योंकि मतलब मैं ही अपने घर में सबसे बड़ी हूँ, तो मुझे ऐसे कोई गाइड करने वाला था नहीं, तो आई चूज़ सीए एट दैट टाइम। तो मैंने स्टार्ट 12th के बाद करा था सीए। तो मैम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको एक बिल्कुल स्टार्टिंग से कि मैम सीए जो है, जो बच्चों के अंदर मिसकंसेप्शन है कि सीए का एक तो पहली बात सिलेक्शन रेशियो कम है, परसेंटेज कम रहता है इसका, तो एक सीए हार्ड कोर्स है। तो क्या आप बचपन से एकेडमिक आपकी स्ट्रांग थी बिफोर 10th? हाँ, मेरी मतलब एकेडमिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। 12th में भी आई स्कोर 96%। तो एकेडमिक्स अच्छी थी, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिसकी एकेडमिक्स स्ट्रॉन्ग होती है वही कर सकता है। जिसके कम परसेंट भी आते हैं, लाइक जिसके 50% भी आए हैं, 60% भी आए हैं, उन लोगों ने भी ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बस कंसिस्टेंसी मैटर करती है सीए में। सिलेबस वास्ट है बहुत ज़्यादा, इसलिए कंसिस्टेंट रहना पड़ता है इसमें। तो मैम आपने बताया कि आपकी एकेडमिक्स अच्छी थी, तो जैसे अभी का जो जनरेशन है, जेनजी जनरेशन, उसमें जो पेरेंट्स हैं मोस्टली, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि साइंस स्ट्रीम लो जिसकी एकेडमिक्स अच्छी होती है। तो उस समय कैसा आपके साथ क्या था जब आप क्लास 10 से 11th में मूव कर रहे थे? तो 10th में मेरे को घर की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था कि मुझे साइंस लेनी है या कुछ और डिपार्टमेंट लेना है। वो तो मेरे उन्होंने बोला कि जो तुझे लेना है वो तू ले ले। बट स्कूल में मैं थी तो मेरे प्रिंसिपल का था कि आप साइंस लो, आप मतलब एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग हो, आप डॉक्टर बन सकते हो। वो मेरे घर वालों को भी बोलते थे, बट आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे कॉमर्स में ही जाना है। साइंस में मुझे इंटरेस्ट था नहीं, मतलब मुझे सिर्फ सुनने में अच्छा लगता था, पढ़ने में वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता था साइंस में। तो इसलिए मैंने 10th में ही मेरा मतलब 11th में एडमिशन हो गया था, लाइक 10th के लास्ट डेज में ही। बट जैसे मेरी सिटी से नहीं, बल्कि मैंने दूसरे सिटी से करा था 11th-12th। कि जिस स्कूल में मैं थी उसमें वो नहीं था, कॉमर्स नहीं था। मैंने फरीदाबाद से 11th-12th करा था कॉमर्स बैकग्राउंड से। तो मैम जब आपने कॉमर्स लिया है स्टार्टिंग में, क्योंकि सब्जेक्ट्स एकदम डिफरेंट हो जाते हैं, तो क्या उस समय डिसाइड किया था कि मेरे को आगे फ्यूचर में क्या करना है? जैसे आपने बताया कि आप 12th के बाद चार्टेड अकाउंटेंट प्रिपरेशन किया ग्रेजुएशन के साथ, बट क्या आप जब 10th to 11th मूव कर रहे थे तो आपका प्लान था कि मुझे चार्टेड अकाउंटेंट में ही जाना है? हाँ हाँ, ये मेरा जब मैंने कॉमर्स ली थी उस टाइम से डिसाइडेड था कि मुझे सीए ही बनना है। जब 10th में मैंने एडमिशन ले लिया था 11th के लिए, तो तभी से डिसाइडेड था कि मुझे सीए के लिए ही जाना है। तो मैम 11th-12th में तो अलग या 11th-12th में तो अलग से मैंने प्रिपरेशन नहीं करी थी सीए के लिए। 12th के बाद ही स्टार्ट हुई थी मेरी, रिजल्ट से पहले स्टार्ट हो गई थी 12th के। तो मैम आपने बताया कि रिजल्ट के बाद आपने सीए की प्रिपरेशन स्टार्ट की, और 11th-12th में जब नए सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बीएसटी हो गया, ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं, बच्चों का स्पेशली अकाउंट्स में प्रॉब्लम होती है, चाहे वो बोर्ड लेवल में बात करें या फिर हम सीए में भी बात करें, सीए की जर्नी में, और अकाउंट्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी होता है। उसको आपने कैसे डील किया? आपने स्टार्टिंग में बताया कि अकाउंट्स आपका एक मतलब स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट भी था। अकाउंट्स में मुझे स्टार्टिंग में मतलब समझ में नहीं आता था। टीचर थोड़ा सा हाई लेवल से पढ़ाते थे, तो मुझे वो समझ नहीं आता था स्टार्टिंग में। तो मैंने ट्यूशन ज्वाइन करा था अकाउंट्स का, तो फिर मेरा बेस बहुत अच्छा बन गया था अकाउंट्स में। तो अकाउंट्स वाज लाइक मुझे कुछ भी क्वेश्चन करा लो तो हो जाता था अकाउंट्स में तो उस मैम जो टाइम पे। अभी 11th में मूव किए हैं बच्चे, जो 11th में है या फिर अभी 12th में है, उनको क्या बोलेंगे जिनसे अकाउंट्स नहीं बनता है? कैसे उनको बेसिक से स्ट्रॉन्ग करने चाहिए? उसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर खुद से नहीं समझ आ रहा तो आप ट्यूशन ज्वाइन कर सकते हो। स्कूल में होता है, हर किसी को समझ में नहीं आ पाता, तो आप ट्यूशन भी ज्वाइन कर सकते हो। और आजकल तो यूट्यूब पे बहुत बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो वहाँ से देख के कर सकते हो। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स में।
क्योंकि छोटे-छोटे नंबर्स में मिस्टेक हो जाती है तो वो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस, कांसेप्ट क्लैरिटी। तो आपने बताया ग्रेजुएशन के साथ आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट किया, तो क्या रिजल्ट अच्छा आने के बाद डिसाइड किया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट करना है 12th का, या फिर रिजल्ट से पहले ही आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी? नहीं, नहीं, मेरी जब से मैंने कॉमर्स लिया था, जब से डिसाइडेड था कि मुझे सीए करना है, तो 12th के रिजल्ट से पहले ही आई गेस। मेरा रिजल्ट भी कोरोना के टाइम पे आया था, तो ऑलरेडी डिलेड था रिजल्ट। तो मैंने आई गेस अप्रैल से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था फाउंडेशन की प्रिपरेशन करना, और मेरा अटेम्प्ट था दिसंबर में। वो भी डिले हो गया था, नवंबर में होना था, बट वो डिले होकर दिसंबर में हो गया था। तो मैंने पहले ही स्टार्ट कर दिया था रिजल्ट से, अप्रैल में। रिजल्ट बल्कि मेरा जुलाई में आया था। मैम, जो कॉमर्स स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक डाउट रहता है कि मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट करे, जो अच्छे बच्चे होते हैं जिन्हें इस फील्ड में जाना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट करे, चार्टर्ड सेक्रेटरी करे या सीएमए करे, तो इसमें क्या डिफरेंस है और आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों चूज किया इन तीनों में? सीए तो अकाउंट्स, मतलब मैं वही बता रही हूँ कि मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं पता था आगे की चीज़ों के बारे में। मुझे एक सीए ही पता था मेनली, और मेरा अकाउंट्स में भी इंटरेस्ट था, तो सीए मैंने इसलिए चूज़ किया था। और मेरी फैमिली में भी कोई सीए वगैरह है नहीं इतना बताने वाला, गाइड करने वाला था, तो सीए लिया था मैंने। और सीए में मोस्टली होता है कॉस्ट अकाउंटेंट वगैरह के लिए, और सीएस होता है लॉ साइड पे चला जाता है वो। तो जिसका जिस फील्ड में इंटरेस्ट होता है वो उसको प्रेफर करते हैं। जैसे अकाउंट्स में मेनली सीए होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट में जाते हैं तो सीएम में, लॉ साइड पे सीएस होता है। तो मैम फिर सीए की जर्नी स्टार्ट की, तो सीए का प्रिपरेशन जब आपने बताया कि आपने कोरोना में स्टार्ट किया, कोरोना के टाइम में, तो प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट किया? आपने बताया कि बैकग्राउंड भी आपका मतलब कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं था, तो किसने गाइड किया? और क्या ऑनलाइन का भी आपने सहारा लिया कि किसी को गाइड, ऑनलाइन कोई गाइड किया आपको? तो मैंने लाइक पापा के किसी नोन में किसी ने उनको सजेस्ट करा था क्लासेस लेने के लिए। एल्डाइन करके एक इंस्टीट्यूट है प्रवीण शर्मा सर का, तो उनसे मैंने लिया था एल्डाइन में ही क्लासेस। तो एल्डाइन से ही मुझे एक सीए से कनेक्ट हुआ था, तो उन्होंने ही मुझे आगे के फॉर्म्स वगैरह कैसे फिल करने हैं, आगे के जर्नी पे कैसे प्रोसीड करना है, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा गाइड करा था वहाँ से। तो मुझे वहाँ से थोड़ा सा मिल गया था सपोर्ट सीए के लिए। मैम क्या ऑनलाइन क्लासेस मैंने ऑनलाइन ही करी थी कोरोना के टाइम पे। ऑफलाइन का तो ऑप्शन नहीं था, तो ऑनलाइन ही करी थी मैंने क्लासेस। ऑनलाइन किसकी मतलब बैचेस लिया था? एल्डाइन इंस्टीट्यूट है ना, तो उसमें ही पूरा फाउंडेशन का बैच था, तो सारा उसी से ही हुआ था मेरा। 4 सब्जेक्ट्स थे, तो सारे उसी से ही लिए थे मैंने। तो मैम फाउंडेशन की जर्नी को आप कैसे डिफाइन करना चाहेंगे? मतलब फाउंडेशन में आपने सब्जेक्ट्स जो थे, आपने उनको कैसे टैकल किया था? फाउंडेशन तो ईज़ी होता है, मतलब कंपैरेटिवली अदर लेवल से क्या तो है वो हो जाता है। मतलब थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ता है, बस हो जाता है फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैम? और उसमें तो एमसीक्यू बेस्ड भी होते हैं काफ़ी। आई गेस 2 पेपर एमसीक्यू बेस्ड होते हैं कंप्लीटली, तो हो जाता है मतलब फाउंडेशन तो ईज़िली। मैम आपने बताया कि फाउंडेशन हो जाता है, और इस साथ में ही क्योंकि बच्चों के अंदर जब स्टार्टिंग में सीए करना है तो मोटिवेशन लेवल भी हाई रहती है। फिर जब हम जाते हैं इंटरमीडिएट लेवल या फाइनल लेवल पे जाते हैं, ऑडिट जैसे सब्जेक्ट आता है, उस समय बच्चों को डिफिकल्टीज होती है। आपको कैसे डिफिकल्टीज हुई, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे? आपको क्या लगता है कि अगर कोई और स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है ऑडिट जैसे सब्जेक्ट की, तो उसको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए? हाँ, ऑडिट तो बहुत ही ऐसे टफ सब्जेक्ट माना जाता है सीए में आके। तो मतलब मेरा भी इंटर में आके थोड़ा-सा ये था कि हाँ, फाउंडेशन तो हो गया, इंटर भी हो ही जाएगा, तो थोड़ा-सा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था उस टाइम पे। तो मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी थी, मतलब खुद को भी पता होता है कि हम कैसे तैयारी कर रहे हैं। तो इंटर में मैंने बोथ ग्रुप्स दिए थे, तो उस टाइम पे नहीं हुआ था मेरा। मुझे भी ऑब्वियसली पता था कि मेरी उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं थी कि हो जाए मेरा, और बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो उस टाइम पे मेरा नहीं हुआ था, बट फिर मैंने बाद में एक-एक ग्रुप करके दिया था, तो तब मेरा हो गया था फिर। तो ऑडिट को मतलब डेली पढ़ना चाहिए ऑडिट को मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है उसके साथ आपको टच बना के रखना पड़ता है डेली, वरना आप भूल जाते हो उसको। प्योरली मतलब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ टच बनाना ज़रूरी है। तो मैं ऐसे करती थी कि दिन में 1 या 2 सब्जेक्ट करती थी, प्लस रात को, जैसे मैं मतलब रात में पढ़ने वाली हूँ, मुझे रात में अच्छे से पढ़ा जाता है। तो मैं रात को 12 से 2 या 12 से 3 मैं ऑडिट पढ़ती थी। अ, फिर अलग से जब जैसे बाकी मेरे तीनों सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए, फिर मैं ऑडिट को स्पेसिफिकली डेज़ एलोकेट करती थी। फिर मैं पूरे दिन उसमें ऑडिट पढ़ती थी। लिख के मैंने नहीं प्रैक्टिस करी थी। मतलब लिख के आई डोंट थिंक ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की। थ्योरेटिकली हो जाता है। अगर ज़्यादा है तो तुम एक पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, मॉक पेपर जो होते हैं, मॉक टेस्ट पेपर। लिखने की आई डोंट थिंक ज़रूरत है। लोग सजेस्ट करते हैं, बाकी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मतलब मैंने लिख के नहीं करा था
ऑडिट को। और मैंने काफ़ी वो होता है ना कि स्पेसिफिक चीज़ें ही कवर करी थी कि लाइक मेरे 40 चाहिए होते तो 40 से 50% ही मेरी कवरेज थी उसमें ऑडिट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझसे नहीं पढ़ा जाता था ऑडिट, तो मैं लिमिटेड ही करा था मैंने ऑडिट में। तो मैम लिमिटेड सिलेबस करके क्या 40% क्रॉस किया जा सकता है? क्योंकि बच्चों का यही रहता है ना कि फर्स्टली 40 क्रॉस करना है। तो जो आप कर रहे हो उसको ही, ये नहीं है कि बिल्कुल ही आप 40% डॉट 40% करो, 50 to 60% अराउंड आप कवरेज करो ताकि आपके 40 आ जाए। और जो भी आप कर रहे हो उसको इतना अच्छे से करो कि जो भी उसमें पेपर में आ रहा है आप वो अटेम्प्ट कर पाओ। और आपको 40 स्कोर करने हैं उसमें से, तो कभी कभी होता है कि पेपर डिफिकल्ट भी आ जाता है, तो इसलिए वो थोड़ा बना के रखे कि 50-60% कवर कर लें। अगर डिफिकल्ट भी आए तो आपके एटलीस्ट 45 के अराउंड आ जाए, पासिंग मार्क्स आ जाए। और बाकी सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखो कि उसमें एग्जामेशन वगैरह आ जाए, तो आपका मतलब ग्रॉस एवरेज बन जाए, एग्रीगेट बन जाए आपका। आपका जैसे आपने बताया फाउंडेशन फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गया था, इंटरमीडिएट में आपको अटेम्प्ट्स लग गए थे, तो उस समय क्या चल रहा था जब मतलब फर्स्ट फेलियर आया? कि हाँ मतलब एक तो रहता है ना स्टार्टिंग में मोटिवेशन भी ज्यादा रहता है जब हम फाउंडेशन कर रहे हैं, फिर इंटरमीडिएट में आपके अटेम्प्ट्स लग गए, तो उस समय क्या चल रहा था? क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जो इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया तो उसमें उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। तो मैं जैसे मतलब 12th तक काफ़ी एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग थी, तो ये मतलब इंटर में मेरी लाइफ का फर्स्ट फेलियर था, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा सेटबैक होता है। तो मतलब मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था, डिमोटिवेशन हुआ था कि कैसे हो गया ये सब चीज़ें। बट घर वालों ने काफ़ी सपोर्ट करा था, मतलब उन्होंने हर टाइम पे मोटिवेट करा था मुझे। और फिर खुद भी सेल्फ मोटिवेशन आती है कि नहीं मुझे कंप्लीट करना है, चाहे जो भी हो, जितना भी हो। तो फिर कर लिया था मैंने, मतलब 1-2 दिन लगे थे मुझे उस चीज़ से बाहर निकलने में, बट फिर मैंने वापस से शुरू करा था। तो हो गया था। हमें पता होता है हम अपना 100% दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो जब आप अपना 100% देते हो, तो हो जाती है वो चीज़। लक भी ऑब्वियसली मैटर करता है यहाँ पे, बट अपनी एफर्ट ज़्यादा मैटर करते हैं। तो मैम अगर इंटरमीडिएट लेवल की बात करें, इंटरमीडिएट में आपने अटेम्प्ट्स भी लगे, तो उस समय आपको क्या लगा कि आपने अटेम्प्ट से पहले का स्ट्रेटेजी क्या फॉलो किया था? जो मतलब बोले तो वो फेल हुई, और अटेम्प्ट्स के बाद आपने क्या स्ट्रेटेजी लगाया जिससे आपने इंटरमीडिएट लेवल को क्रैक किया? तो मेरा मतलब एक ही अटेम्प्ट लगा था, मतलब सेकंड अटेम्प्ट ही हुआ था मेरा इंटर में बस। तो मैंने मतलब बहुत ज़्यादा ढंग से पढ़ी नहीं थी चीज़ों को, अंडरस्टैंड करके नहीं पढ़ा था मैंने, बस जस्ट फॉर द सेक मैं उसको बस कर रही थी कि हाँ हाँ ठीक है, मेरा सिलेबस हो रहा है, क्लासेस भी मैं जस्ट लगा रही थी उस टाइम पे। तो मुझे पता था कि हाँ मैं ढंग से नहीं कर पा रही हूँ उस चीज़ को, बट मुझे था कि क्या पता हो जाए सब चीज़ें, तो ऐसा ऐसा चल रहा था उस टाइम। मैं ढंग से नहीं पढ़ पाई थी उस टाइम पे, इंटर में टाइम भी था बट पता नहीं मैं नहीं पढ़ पाई थी उस टाइम पे। बट उसके बाद से मैंने अच्छी से स्ट्रैटेजी बनाई थी कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट करूँगी। लाइक जब से मेरा दिन शुरू हो रहा है फर्स्ट हाफ में ये सब्जेक्ट, फिर सेकंड हाफ में ये सब्जेक्ट। तो ऐसे ऐसे करके मैंने डेज को डिवाइड कर लिया था कि 2 सब्जेक्ट इतने दिन में खत्म होने चाहिए, 2 सब्जेक्ट इतने दिन में। फिर मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे, तो हो गया था। फिर मतलब लाइक मेरी 2 रिविजन्स थी एग्ज़ाम से पहले, और थर्ड रिविजन होती है जो एग्ज़ाम के दिन से पहले वाली होती है, तो वो थी। तो हो गया था फिर उस टाइम पे। मतलब कंसिस्टेंसी मैटर करती है आपकी बहुत ज़्यादा सीए में। मैम आपने जैसे इंटरमीडिएट में आपने बताया कि आपका फर्स्ट लाइफ का फेलियर था, तो उस समय जब आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जो अदर फील्ड में होंगे, जो 12th के बाद अदर फील्ड ले लिया, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कर रहा है और उनकी लाइफ अच्छी चलती है, तो क्या उससे डिमोटिवेशन आता है? मतलब थोड़ा-सा लगता है कि हम बस एग्ज़ाम्स दिए जा रहे हैं, बाकी लोग, और हमारी तो कॉलेज लाइफ भी नहीं थी कुछ भी। तो बाकी तो कॉलेज में जा रहे हैं, सोसाइटीज़ वगैरह अटेंड कर रहे हैं, ट्रिप्स में जा रहे हैं, तो उससे होता था कि हम तो घर पे ही पड़े हुए हैं। और ऑनलाइन भी क्लासेस चलती थी, कहीं बाहर भी नहीं जा पाते थे। तो बहुत ज़्यादा होता था कि घर पे ही पड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस क्लासेस दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, पेपर भी नहीं हो रहा। बट ये है कि चलो आगे की लाइफ फिर सॉर्टेड हो जाती है। थोड़ा वो होता है ना कि सीए के बाद एक बार हो गई तो लाइफ सॉर्टेड है, तो वो वाली चीज़ थी। यहाँ सीए तो बनना ही है। बाकी लोग तो कॉलेज ही कर रहे हैं, हम तो सीए कर रहे हैं, फिर भी अलग चीज़ हो जाती है वो तो। तो ठीक है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, बट मतलब इंटरनल मोटिवेशन होती है तो हो जाती है चीज़ें। बट दोस्त भी सपोर्टिव थे मेरे, जो कॉलेज कर रहे थे वो भी काफ़ी सपोर्टिव थे मुझे। फेलियर के बाद भी काफ़ी बोल रहे थे कि नहीं, नहीं हो जाएगा, यू कैन डू इट। तो ठीक था उस टाइम पे। मैम ऑडिट जैसे सब्जेक्ट्स हो गए, उसके बाद आप जब फाइनल स्टेज में आई तो वहां पे भी आपने बताया कि एक अटेम्प्ट्स लगे, तो उस समय क्या प्रॉब्लम्स हुआ? और साथ में ये कि आपने बताया कि आपकी प्रिपरेशन ऑनलाइन चल रही थी क्योंकि उस समय कोरोना था फाउंडेशन के टाइम पे, तो जब ये कोरोना हटा तो आपके माइंड में नहीं आया कि मतलब अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, इंटरमीडिएट में अटेम्प्ट लगा एक, तो उस समय नहीं आया कि मैं इसको ऑफलाइन शिफ्ट कर लूँ, कहीं ऑफलाइन मतलब जाऊँ कोचिंग लूँ? ऑफलाइन में मतलब थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाता है, मतलब
पढ़ाई के अलावा भी काफ़ी बहुत सारी बातें हो जाती हैं क्लासेस में, तो जिसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। आप उनको स्किप भी नहीं कर सकते हो फेस टू फेस क्लासेस में तो। बट ऑनलाइन में होता है, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी क्लासेस को दे सकते हो। जैसे आप लाइव चलती थी मेरी क्लासेस, आप लाइव भी अटेंड नहीं कर पाए तो आप उसको बाद में थोड़ा-सा स्पीड में देख लो, और जो मतलब एक्स्ट्रा बातें हो रही हैं अदर देन स्टडी, आप उसको हटा भी सकते हो। तो ऑनलाइन में कन्वीनियंस रहता है। ऑफलाइन भी अच्छी होती है, बट मेरे अकॉर्डिंग लगता है थोड़ा-सा टाइम वेस्ट हो जाता है, उसमें आपको जाना भी पड़ता है, ये सब चीज़ें। और मेरी सिटी में तो थी भी नहीं इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफलाइन क्लासेस की, तो मुझे फिर दिल्ली वगैरह शिफ्ट होना पड़ता, तो मैं कभी बाहर रही भी नहीं हूँ 12th तक, तो ऑब्वियसली बहुत ही नई स्पेस हो जाती पढ़ाई के टाइम पे। मुझे पता नहीं था उस टाइम पे मैं बाहर रह के पढ़ भी पाऊँगी, नहीं पढ़ पाऊँगी। तो इसलिए घर से मुझे कन्वीनिएंट लगा पढ़ना, और ऑनलाइन भी ठीक लगा। मैम ऑनलाइन जर्नी में जब अब तो ऑनलाइन बहुत आगे चला गया है कि ऑनलाइन से सिलेक्शंस भी हो रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे जब ऑनलाइन से उतने सिलेक्शंस नहीं होते थे, क्या ये डाउट आता था मन में कि क्या हमें उस लेवल का स्टडी मटेरियल मिल पा रहा है, क्या हमें उस लेवल के नोट्स मिल पा रहे हैं, उस लेवल के क्वेश्चंस मिल पा रहे हैं जिससे सीए क्रैक कर पाएंगे एज कम्पेयर टू ऑफलाइन स्टूडेंट्स? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ डाउट नहीं आता था। जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, जैसे मैंने इंटर में कॉल कुछ टीचर से मेरी कोलकाता से भी क्लासेस चल रही थी। तो उनका ये था कि उनकी ऑफलाइन भी चल रही होती थी साथ-साथ क्लास, और ऑनलाइन भी चल रही होती थी। मतलब सेम बैच पे ही ऑनलाइन भी बैठे हैं लोग और ऑफलाइन भी कनेक्ट करा हुआ है। तो ऐसी कुछ दिक्कत नहीं होती थी। सेम नोट्स वगैरह होते थे, सेम टीचर होता था। बुक्स भी हम लोगों को प्रोवाइड करी जाती थी, मतलब ऑफलाइन आ जाते थे हमारे पास बुक्स ही। तो ऐसी कुछ दिक्कत नहीं होती थी उसमें। मैम और फिर अगर हम फाइनल स्टेज की बात करें तो उसमें आपको कैसा मतलब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी था, क्या चेंजेस लगे आपको अगर डिफाइन करें तीनों अटेम्प्ट्स में तो? फाइनल में होता है कि मतलब इंटर आपकी खत्म हो जाती है, उसके बाद आपकी आर्टिकलशिप शुरू होती है। जैसे मेरे टाइम पे 3 इयर्स की थी, अब तो वो 2 साल की हो गई है। तो 3 इयर्स में से जब आपके 2.5 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप फाइनल के अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो आपको 2.5 इयर्स में ही क्लासेस भी साथ साथ कंप्लीट करनी पड़ती हैं। तो मेरी नहीं हुई थी कंप्लीट। मैं निकासा में भी थी, मतलब स्टूडेंट्स एसोसिएशन होती है सीएस की, नॉर्थ लेवल पे थी मैं। तो आई वाज द सेक्रेटरी ऑफ निकासा। तो मैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी, तो मतलब मेरी क्लासेस नहीं हो पाई थी ढंग से टाइम पे कंप्लीट उस टाइम पे। तो जब मैं एग्ज़ाम लीव्स पे आई थी तो मेरी क्लासेस भी बची हुई थी, तो और प्रिपरेशन में मुझे मतलब थोड़ा-सा कम टाइम था उसमें, और ऑडिट की वज़ह से भी काफ़ी वो हो गया था, मतलब ऑडिट में मेरे अच्छे स्कोर आया नहीं था, तो इस वज़ह से भी मेरे को अटेम्प्ट लग गया था उस टाइम पे। और मैंने बोथ ग्रुप्स दिए थे उस टाइम पे, बट सेकंड ग्रुप सिर्फ मैंने एक सब्जेक्ट्स के लिए दिया था, ताकि मेरी उसमें एग्जाम्पशन आ जाए, तो बाद में मुझे सिर्फ 2 सब्जेक्ट देने पड़े। तो उस टाइम पे हुआ नहीं था मेरा एग्जाम्पशन से, सिर्फ मेरे 8 मार्क्स रह गए थे उस टाइम पे। बट फिर मैंने उसके बाद अगले अटेम्प्ट में एक एक ग्रुप करके दिया था, तो एक ग्रुप मतलब मेरे लिए बोथ ग्रुप्स वर्क नहीं करते, ऐसा मैंने नोटिस करा है। तो मैं एक एक ग्रुप करके देती हूँ, तो वो मेरा हो जाता है एक बार में। मैम अगर मतलब कोई बच्चा कर रहा है तो उसको कैसे डिसाइड करना चाहिए कि मुझे एक ग्रुप लेना है या दो ग्रुप लेना है? तो आपको क्लासेस आपकी जिस अकॉर्डिंग हो गई उस अकॉर्डिंग डिसाइड करना चाहिए। पहले आपको एक ग्रुप की क्लासेस कंप्लीट कर लेनी चाहिए। फिर आपको देखना चाहिए कि कितना टाइम बच रहा है आपके पास। तो अगर और टाइम बच रहा है आपके पास कि आप क्लासेस भी कंप्लीट कर सको और रिविजन भी कर सको बोथ ग्रुप्स की, तो उस अकॉर्डिंग आपको देखना चाहिए, क्योंकि बोथ ग्रुप्स के लिए बहुत ज़्यादा मतलब वो चाहिए होता है, फोकस चाहिए होता है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। तो आपको टाइम के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है, और बोथ ग्रुप्स में प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बिल्डअप होता है। तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप प्रेशर हैंडल कर पा रहे हो उस चीज़ का, नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा मिक्सअप हो जाते हैं कि क्या पढ़ाया है, क्योंकि एक दिन में आपको 2 सब्जेक्ट्स तो कम से कम करने पड़ते हैं। मतलब वो पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है, बट मेरे अकॉर्डिंग 2 सब्जेक्ट करने चाहिए एक दिन में, क्योंकि एक सब्जेक्ट में एफिशिएंसी उतनी नहीं आ पाती पूरे दिन पढ़ते हो तो 2 सब्जेक्ट करोगे तो हो जाता है वो उस टाइम पे। अगर आप बात करें कि फाउंडेशन इंटर और फाइनल में आपको क्या डिफरेंस लगा आपको? अगर मतलब कोई बच्चा कर रहा है स्टार्टिंग, अभी सोच रहा है कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट में जाना चाहिए, और उसका मतलब क्या उसका माइंडसेट होना चाहिए तीनों स्टेज को लेके? फाउंडेशन तो आई गेस इजीली हो जाता है, मतलब थोड़ा सा ध्यान दो तो फाउंडेशन हो जाता है। इंटर में थोड़ी और मेहनत बढ़ जाती है, फाइनल में थोड़ी और मेहनत बढ़ जाती है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब इंटर का डबल है फाउंडेशन में सिलेबस। तो मेहनत तो ऑब्वियसली डबल हो जाती है, बट टाइम मिलता है आपको, तो आप मतलब हो जाती है उस टाइम में। आई गेस 6 मंथ्स के अराउंड मिलते हैं हम लोग को प्रिपरेशन में, और क्लासेस ऑलमोस्ट सबकी आर्टिकलशिप के टाइम पे खत्म हो जाती है। तो 6 मंथ्स के लिए में मोस्टली टाइम रिविजन का बचता है, तो उसमें रिविजन्स वगैरह करते हैं, टेस्ट टेस्ट वगैरह देते हैं, तो हो जाता है। और इंटर में तो क्लास मतलब
ट्रेनिंग आर्टिकलशिप का कोई सीन नहीं होता, तो सिर्फ घर पे ही बैठ के आपको पढ़ना पड़ता है। बस ये कि फाउंडेशन से ज़्यादा इंटर में मेहनत होती है और इंटर से डबल मेहनत फाइनल में होती है। तो मैम प्रिपरेशन के टाइम में कभी ऐसा नहीं लगा कि गिव अप कर दे, क्योंकि बच्चों के मन में ये आता ही है हमेशा कि गिव अप कर दे, या फिर बोले तो जब हमारे पे सेकंड ऑप्शन होता है कि मैं ग्रेजुएशन कर ही रही हूँ तो गिव अप कर देती हूँ, मैं ग्रेजुएशन पे फुल फोकस करती हूँ, ऐसा कभी नहीं आया? नहीं, नहीं। मतलब बीच में लगता था कि यार मैं मतलब सिर्फ सीए ही करे जा रही हूँ, पेपर ही दे दिए जा रही हूँ पूरे टाइम, 5 साल का बहुत लंबा कोर्स होता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है आपको कि गिव अप करने वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। बीच-बीच में आता है कि गिव अप कर दें, गिव अप कर दें। बट मेरा ये था कि नहीं, मेरे को गिव अप नहीं करना, मुझे सीए तक पहुँचना है, चाहे मुझे कितने भी अटेम्प्ट्स लग जाएँ, मुझे सीए कंप्लीट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये था मेरा एटीट्यूड। तो मतलब गिव अप तो नहीं करा था मैंने बीच में, और घर वाले भी मोटिवेट करते थे मुझे बहुत ज़्यादा। होता है बीच में डिमोटिवेशन कि अभी आप फेल हो गए हो तो कैसे आगे कंटिन्यू करते हो, तो मैं ले लेती थी गाइडेंस। जैसे अब तो बहुत ज़्यादा लिंक्डइन वगैरह हैं, टेलीग्राम वगैरह हैं, टीचर्स भी काफ़ी ऑनलाइन डाउट सॉल्व कर देते हैं, तो उनसे गाइडेंस वगैरह ले लो, कॉल पे कनेक्ट हो जाते हैं, तो आ जाती है मोटिवेशन। और मैं तो काफ़ी मतलब ऑनलाइन जैसे वीडियोज़ होती थी ना, रिएक्शन की, रिजल्ट रिएक्शन वाली वीडियोज़, सीए की वीडियोज़ फैमिली के साथ वाली, तो वो इन सब चीज़ों से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती थी कि मुझे भी ऐसी वीडियो बनानी है एक टाइम पे। तो ऐसे मोटिवेशन रहता था मुझे। कॉन्वोकेशन की वीडियोज़ वगैरह देखती थी मैं काफ़ी, तो उससे मोटिवेशन मेरे अंदर बिल्डअप हो जाता था। और बाकी पेरेंट्स को देख के आता था, क्योंकि मैं मतलब बड़ी हूँ सबसे और एकेडमिकली स्ट्रांग भी रही हूँ, तो उनको ये था कि हाँ, ये भी सीए बनेगी एक दिन। वो मेंटेन मतलब मुझे प्रेशराइज़ नहीं करते थे, बट उनकी जो होप होती थी ना, उससे मुझे मोटिवेशन मिल रहा था काफ़ी कि हाँ, मुझे सीए बनना ही है, उनके लिए बनना है। मैम एकेडमिक स्ट्रांग होने से क्या प्रेशर भी बिल्डअप हो जाता है? मतलब कह सकते हो थोड़ा-सा। घर वाले मतलब डायरेक्टली प्रेशराइज़ नहीं करते कभी भी। बट जैसे आप एकेडमिकली स्ट्रांग रहे हो, तो उनका होता है कि हाँ, हाँ, ये तो कर लेगी, हो जाएगा। वो मतलब थोड़ा-सा एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। उससे थोड़ा-सा प्रेशर बिल्डअप, डायरेक्टली नहीं बोलते वो कि वो तो बोलते थे कि कोई बात नहीं, जो भी है कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगला अटेम्प्ट है। बट वो थोड़ा-सा अपने आप ही प्रेशर, अपने मतलब खुद से वो प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। ऐसा कभी लगा कि मतलब गिव अप कर देते हैं, ऐसा कोई मतलब कोई स्टोरी हो जब आपको लगा वो गिव अप कर देते हैं फिर आपने कम बैक किया हो? नहीं, नहीं, गिव अप वाला तो मेरा ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही गिव अप कर दिया। डीमोटिवेशन होता था, तो मैं ब्रेक वगैरह लेती थी थोड़ा-सा, थोड़ा मतलब स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह देख ली, फिर वापस से मैं ऐसे ट्रैक पे आ जाती थी। अगर एक दिन नहीं मुझे पढ़ा गया, तो मैं मतलब उस टाइम को थोड़ा-सा घरवालों के साथ टाइम स्पेंड कर लेती थी, थोड़ा-सा बाहर वॉक कराती थी। तो ऐसे करके मतलब वो थोड़ा-सा मतलब पीस वाला टाइम आ जाता था कि हाँ, थोड़ा-सा अभी ब्रेक हो गया, फिर वापस से मतलब कंटिन्यू कर लेती थी मैं। ऐसे गिव अप तो मैंने कभी नहीं करा था बीच में। आपने रेगुलर क्लासेस भी नहीं किए, मतलब कॉलेज की बात करें तो उसके बाद आपने प्रिपरेशन भी ऑफलाइन ना करके ऑनलाइन ही किया है, तो क्या एक मतलब कंजस्टेड सा नहीं हो जाता था कि मतलब एक ही जगह है ऐसा प्रिपरेशन टाइम में, और ड्यूरेशन भी बहुत ज्यादा है सीए की? हाँ, फाउंडेशन में तो चलो स्टार्टिंग होती है तो उसमें तो नहीं लगता था इतना ज़्यादा, बट इंटर में आके लगने लगा था थोड़ा-सा। बट ठीक है, इंटर हो गया था, उसके बाद मतलब इंटर में थोड़ा-थोड़ा ब्रेक ले लेती थी। जैसे घरवालों के साथ कभी थोड़ा-सा बाहर चले गए घूमने वगैरह, वृंदावन साइड चले गए, तो थोड़ा-थोड़ा सा ले लेती थी मैं ब्रेक। ऐसे बट बिल्कुल ही मैं बाहर नहीं जाती थी, मैं मोस्टली अपना रूम में ही रहती थी पूरा टाइम ही। बट इंटर के बाद ये होता है, आप आर्टिकलशिप में बाहर जाते हो तो बाहर ही रही हूँ, मैं तो गुड़गाँव, दिल्ली साइड पे ही रही हूँ। तो वहाँ पे आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाता है। तो ऐसा नहीं होता कि सीए की जर्नी में सिर्फ़ आप एक ही जगह पे रहते हो, पूरा मतलब बंद रहते हो, पढ़ाई-पढ़ाई होती है। जैसे मैं निकासा में भी थी, तो वहाँ पे काफ़ी सारे कॉन्फ्रेंसेस, फेस्ट वगैरह होते थे। मतलब सेलिब्रिटीज़ भी आते थे काफ़ी ज़्यादा। मतलब अच्छा था उस टाइम पे। नेटवर्किंग भी काफ़ी हो जाती थी उसमें। तो ठीक था, मतलब ऐसा नहीं था कि आप बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहे हो सीए में। इंटर तक होता है थोड़ा-सा, बट बाकी और जो इंटर में ऑफलाइन लेते हैं उनके लिए तो वो भी नहीं होता। ऑनलाइन के लिए वालों के लिए थोड़ा-सा होता है वो डिसएडवांटेज। बट आप जैसे ही आर्टिकलशिप में आते हो तो आपको बाहर जाने का मौका मिलता है, और जैसे मेरा तो ऑडिट था डिपार्टमेंट, तो ऑडिट में तो लोगों को बाहर भी ट्रैवल करने का मौका मिलता है। आर्टिकलशिप का कैसा एक्सपीरियंस था मैम वहाँ पे? आपने बताया था कि उससे पहले आप घर से बाहर भी नहीं गए थे, तो क्या लर्निंग्स थी और क्या वहाँ का एक्सपीरियंस था आपका? तो आर्टिकलशिप में जैसे इंटर में 2 ग्रुप्स होते हैं, तो मेरे टाइम पे था कि आप एक ग्रुप के बाद आर्टिकलशिप शुरू कर सकते हो। तो जैसे मेरे को इंटर में 1 अटेम्प्ट और लग गया था, तो मैंने एक ग्रुप के बाद ही अपने आप को रजिस्टर करवा लिया था आर्टिकलशिप के लिए। तो मैंने 1 महीने की एग्ज़ाम लीव ले ली थी इन ग्रुप 2 के लिए। तो फिर उसके बाद जब मैंने एग्ज़ाम दे दी तो उसके बाद मैं आर्टिकलशिप के लिए चली गई थी। दिल्ली में थी, मैंने अभी स्मॉल फर्म में जॉइन करा था। मतलब एक मेरे नोन में थे सीए,
तो उनकी मैंने फर्म में जॉइन करा था वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने 3-4 महीने करी थी आर्टिकलशिप। दिल्ली में ही रही थी मैं, बाहर ही रही थी। तो पहली बार बाहर रही थी तो बहुत बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट था मेरे लिए घर से बाहर रहना। मतलब घर की बहुत ज़्यादा याद आती थी। बट ठीक है, मैं वीकेंड्स पे आ जाती थी, हर वीकेंड। मेरा घर बहुत ज़्यादा दूर नहीं था वहाँ से, तो मैं हर वीकेंड पे आ जाती थी वहाँ से। बट धीरे-धीरे रह के आदत पड़ गई थी। फिर वहाँ से मैंने लाइक जैसे मेरा ग्रुप 2 क्लियर हो गया था, तो मैंने फिर चेंज कर लिया था। मैं टॉप 20 फर्म्स में आ गई थी। क्योंकि मतलब मुझे ब्रांड नेम भी चाहिए था और डिपार्टमेंट भी चाहिए था। हाँ, मुझे स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में, डोमेन में जाना है मुझे। तो फिर मैंने चेंज कर लिया था, फिर मैं गुड़गाँव चली गई थी। मेरी आर्टिकलशिप टीआर चड्ढा से हुई थी, टीआर चड्ढा गुड़गाँव, मतलब वन ऑफ द टॉप 20 फर्म्स है। तो उसमें चार्टर्ड डोमेन में हुई थी। पूरे टाइम फिर मैं वहाँ पे ही रही थी। वो एक्सपीरियंस क्या था जब आपने मतलब सीए फाइनल एग्जाम भी क्लियर किया था और मतलब बोले तो नाम के आगे सीए आ गया, तो जब तो आपका क्या एक्सपीरियंस था उस समय, और क्या मतलब उस समय बोले तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, खुद का क्या रिएक्शन था? मतलब पहले मतलब जैसे मेरा एक ग्रुप हुआ था, फिर उसके बाद सेकंड ग्रुप दिया था। तो सेकंड ग्रुप के टाइम पे मतलब मेरे एग्जाम्स ये था कि उस टाइम पे अभी जैन में जो एग्जाम हुआ था वो काफ़ी डिफिकल्ट आया था एग्जाम। क्या तो मेरे को था कि मेरे पेपर्स एवरेज एवरेज गए हैं, तो मतलब मेरे को था कि नहीं होगा मेरा। तो मैं तो एग्जाम्स के बाद बहुत ज़्यादा रो रही थी कि नहीं होगा नहीं होगा। रिजल्ट भी आया था जिस दिन, डिले ही हुए जा रहा था हमारा रिजल्ट कि इस टाइम आएगा इस टाइम आएगा। तो हमारा बिल्कुल शाम को 6:20 के अराउंड रिजल्ट आया था। तो मैंने कहा मुझे नहीं देखना रिजल्ट, मेरे को पता है कि नहीं हुआ मेरा। बट फिर मेरी बहन ने देखा था उस टाइम पे रिजल्ट। तो मतलब बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं लोग कि भाई पूरी सीए की जर्नी का आपका लास्ट पॉइंट है, क्या होगा उस टाइम पे। बट फिर रिजल्ट देखा मैंने, ऐसे पास नंबर भी नहीं देखे, बस देखा कि पास। तो मतलब बहुत ज़्यादा रोने वगैरह लगी थी मैं तो। मतलब मम्मी भी पास ही थी, पापा भी पास ही थे। तो फिर पापा तो सबसे पहले जाके मंदिर में उन्होंने थैंक्स करा कि हाँ मतलब हो गई उसकी सीए। फिर पापा भी बहुत ज़्यादा रोने लगे, मेरे से ज़्यादा तो मेरे पापा ही रो रहे थे उस टाइम पे। तो बहुत ही मतलब अलग फीलिंग होती है कि हाँ, आप जो चाह रहे थे वो आपका एक ड्रीम अकम्प्लिश हो गया। घर वालों का रिएक्शन भी मतलब बहुत ज़्यादा प्राउड थे वो कि हाँ, मेरी फैमिली में पूरी में फर्स्ट सीए है ये, मतलब हमसे ज़्यादा इसने अचीव कर लिया ये सबसे। तो बहुत बहुत ज़्यादा प्राउड थे सब। और फैमिली वाले आ गए थे, पापा के फ्रेंड्स आए थे उस दिन। तो काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन भी हुआ था उस टाइम पे। बहुत ही अलग फीलिंग होती है, जो बच्चा सीए कर रहा होता है मतलब वो समझ सकते हैं कि क्या फीलिंग होती है वो जब नाम के आगे सीए लग जाता है। अगर बात करें मैम पेरेंट्स को, खुद के मतलब फैमिली मेंबर को हटा के या फिर टीचर्स को हटा के किसका मतलब बिग रोल था, बोले तो मोटिवेशन में, या फिर मतलब साइड रोल सपोर्ट, या फिर आपको गाइड करने में किसका बहुत ज्यादा मतलब आप बोले तो किसका रोल बहुत ज्यादा था? अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स एंड टीचर्स, टीचर्स। मेरे मतलब फ्रेंड्स थे, जैसे कुछ आर्टिकलशिप के टाइम पे फ्रेंड्स और कुछ मेरे स्कूल फ्रेंड्स थे। तो वो लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते थे। जैसे मैं हर चीज़ तो पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, तो उन लोगों से मैं शेयर करती थी। जैसे मैं नहीं क्लियर हुआ था तो वो लोग मुझे काफ़ी मोटिवेट करते थे कि नहीं नहीं यू कैन डू इट, अभी तक करा है तो आगे भी कर ही सकती है, बस थोड़ी सी कंसिस्टेंसी रख। तो वो लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते थे, सपोर्ट करते थे हर स्टेप पे। तो फ्रेंड्स का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है मेरे इस जर्नी में। उसके बाद बोले तो जब आपका सीए क्लियर हो गया, तो जैसे मतलब एक होता है ना कि मेरा गोल है कि सीए क्लियर करना, उस समय फिर क्या एक्सपीरियंस, तो आपने बता दिया कि रिजल्ट का क्या एक्सपीरियंस था, उसके बाद का क्या रिएक्शन मतलब एक्सपीरियंस था कि अब मैं क्या करूं, अब तो मेरा सीए हो गया, अब मैं क्या करूं, ग्रेजुएशन भी हो गया। ग्रेजुएशन तो मेरा बीच में ही हो गया था, लाइक 2023 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। तो और सीए मेरा भी जैन में हुआ था, मतलब मार्च में, मेरा 1 मार्च को रिजल्ट आया था। तो मार्च के डायरेक्ट बाद ही होली थी, तो होली भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुई थी। फिर उसके बाद ये था कि अभी जॉब ढूंढनी है। तो वन मतलब लाइक मार्च में रिजल्ट आया था, तो मेरे को ऑलरेडी ऑफर आ गया था पहले। एक और जीटी कंपनी है, ग्रैंड थॉर्टन, अगर आपने सुना हो तो, उसमें भी हुआ था मेरा। तो वहाँ पे मैं 3-4 दिन गई थी। बट उसके बाद लाइक मेरा डिलॉयट में इंटरव्यू जीटी से पहले हुआ था, इवन दो फर्स्ट राउंड मेरा जीटी से पहले हुआ था। बट उनका कॉल नहीं आया था उसके बाद। तो मेरा जीटी में हो गया था अप्रैल में ही। तो मैं जीटी ज्वाइन कर लिया था 2-3 3-4 दिन के लिए। तो जीटी के मुझे सेकेंड डे पे ही कॉल आ गया डिलॉयट से कि आपका सेकेंड राउंड है। तो फिर मेरा डिलॉयट में हो गया था, तो जीटी से फिर मैंने रिजाइन दे दिया था। तो वही फिर उस टाइम पे ये था कि जॉब अभी स्टार्ट हो गई है मेरी, अब तो 2 महीने। बट ये है कि मुझे जॉब पे ही मतलब इस सीए पे ही नहीं रहना, अभी मुझे थोड़ा आगे और पढ़ना है, आगे और चीज़ें एक्सप्लोर करनी है मुझे। मतलब अभी मैं देख रही हूँ कि मुझे अभी क्या बेस्ट ऑप्शन रहेगा मुझे आगे परस्यू करने के लिए। तो अभी तो जॉब ही चल रहा है, बट आगे मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ कि मुझे और क्या बेस्ट चीज़ रहेगी। तो मैम आपने बताया कि आप डिलोड में अभी काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो
क्या जब आप सीए कर रहे थे तो आपका मतलब ये था कि मुझे बिग फोर में ही जाना है? मतलब हाँ, मुझे था कि मुझे स्टार्टिंग में बिग फोर का एक्सपीरियंस लेना है, क्योंकि बिग फोर काफ़ी बड़ी वो हो जाती है। डिलॉयट तो नंबर वन है बिग फोर में, तो इसका एक्सपीरियंस काफ़ी मैटर करता है आपके आगे की जर्नी के लिए भी बिग फोर में। जैसे मेरी आर्टिकलशिप तो टॉप 20 से थी, बिग फोर से आर्टिकलशिप होती तो और भी ज़्यादा मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहता मेरा, और मतलब ब्रांड नेम तो ऑब्वियसली होता ही है, तो आगे और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। तो ये था मेरा, इसके बाद था सीए क्लियर हो गया, उसके बाद था कि हाँ मुझे डिलॉयट जाना है, मतलब बिग फोर में जाना है मुझे। अगर मुझे मतलब मेरी इंडस्ट्री भी प्रेफरेंस थी, बट ये था कि मुझे पहले बिग फोर का एक्सपीरियंस लेना है। तो मेरा डिलॉयट में हो गया था, तो हाँ कि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया था उस टाइम पर। आई वॉज हैप्पी एट दैट टाइम। आपकी नज़र में सक्सेसफुल होने का डेफिनेशन क्या है? सक्सेसफुल का मेनली होता है कि आप हैप्पी हो उस चीज़ को लेके, ये नहीं है कि बस आप मतलब काम ही करे जा रहे हो, काम ही पूरा टाइम ही, ना आपको फैमिली के लिए टाइम मिल रहा है, ना आपको खुद के लिए टाइम मिल रहा है, ना आप ट्रैवल ही कर पा रहे हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, बस आप जॉब ही करे जा रहे हो। पैसा मतलब वो सब चीज़ें मैटर नहीं करती, मतलब करती है मैटर, एक पॉइंट तक मैटर करती है। आप पैसा कमा रहे हो, आप ना फैमिली को टाइम दे पा रहे हो, ना खुद के लिए निकाल पा रहे हो, उस चीज़ का कोई मैटर मतलब नहीं बनता है। तो मेरे लिए ये कि पैसा भी इंपॉर्टेंट है, बट साथ में ये कि मैं फैमिली को टाइम दे पा रही हूँ, खुद के लिए टाइम निकाल पा रही हूँ, तो मेरे लिए वो सक्सेसफुल है कि मेरी फैमिली खुश है, मैं खुश हूँ, बस ये मेरे लिए सक्सेसफुल की डेफिनेशन है। वो मेरे लिए मतलब मेरे ऊपर प्राउड फील करते हैं, यही मेरे लिए सक्सेसफुल है की डेफिनेशन है। अब नाम के आगे सीए भी लग गया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, साथ में आपने बिग फोर में भी काम कर रहे हो, डिलॉयट में, वो भी नंबर वन। तो अगर बात करें आज से आप 5 साल बाद, 10 साल बाद, आप अपने आप को कहाँ देखते हो? क्या करना चाहते हो? क्या एक्सप्लोर करना चाहते हो? मतलब मेरा ये है कि मुझे जॉब में बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक नहीं रहना है, मैं अपना खुद का कुछ करना चाहती हूँ, लाइक बिजनेस और सीए प्रैक्टिस। मतलब सीए प्रैक्टिस में तो बहुत ज़्यादा मन नहीं है मेरा जाने का, एक बिजनेस काइंड ऑफ ऐसा कुछ करना चाहती हूँ। मतलब जॉब में नहीं रहना चाहती, बाकी लाइफ बताएगी क्या होता है आगे जाके। वैसे मतलब अभी कॉर्पोरेट सेक्टर का 2-3 महीने का एक्सपीरियंस हो चुका है आपके पास मैम, तो क्या एक्सपीरियंस है वहाँ का? और क्या अननोन, मतलब बात करें कि लोगों को नहीं पता है जो अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर का क्या एक्सपीरियंस है आपके नज़र में? और क्या वो चीजें हैं जो लोगों को नहीं पता है? बिग फोर में आके तो मतलब बहुत ही अलग एक्सपीरियंस हो जाता है, मतलब लोगों से भी आपकी काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन होती है, एक्सपीरियंस भी काफ़ी नया होता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉर्पोरेट कल्चर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मेरी टीआरसी में था, टीआर चड्डा में, वहाँ पे इतना ज़्यादा कॉर्पोरेट कल्चर नहीं था, तो यहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। एक्सपीरियंस भी आपको मतलब अच्छा मिलता है। हेक्टिक ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, जैसे मेरा डिपार्टमेंट ही ऑडिट है, तो ऑडिट में ऑलमोस्ट हेक्टिक ही चलता है यहाँ पे। तो काम भी होता ही है काफ़ी, लाइक मैं मतलब 10:30 11 के अराउंड ऑफिस पहुंचती हूँ, और रात को 9 8:30 तो ये मिनिमम बजते ही बजते हैं वहाँ पे आके। तो हेक्टिक तो होता ही है। और अभी जैसे मेरा इससे पहले लिस्टेड क्लाइंट चल रहा था, तो वहाँ पे तो वीकेंड्स भी मेरे वर्किंग ही थे ऑलमोस्ट। तो हेक्टिक होता ही है। अभी थोड़ा सा फ्री टाइम चल रहा है मेरा, मतलब हल्का सा अभी मेरे को वीकेंड्स थोड़े थोड़े से ऑफ मिले हुए हैं। तो एक्सपीरियंस एक्सपोजर अच्छा होता है, मतलब लर्निंग लर्निंग कर्व आपको अच्छा होता है। प्रमोशंस भी होते हैं, बोनस भी होता है, लाइक अभी रिसेंटली ही प्रमोशंस हुए थे। मतलब मैं तो नहीं हूँ, मेरा तो नहीं हुआ ऑब्वियसली, बट हाँ अभी ये सब चीज़ें होती हैं, तो अच्छा एक्सपोजर होता है यहाँ पे आर्टिस्ट सीनियर्स जॉब। क्या बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, या फिर जो कॉर्पोरेट रियलिटीज चलती है बोले तो वैसी ही रहती है? मतलब डिपेंड करता है, पर्सन टू टीम डिपेंड करता है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डिपेंड करता है, बट अभी तक मेरे सीनियर्स ठीक है, मतलब जो उनसे पूछने जाओ वो मुझे बता देते हैं, तो हेल्पफुल हैं उस चीज़ में। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हो, तो जो आपने ऐसा कुछ सोचा हो कि कॉर्पोरेट ऐसा होता है, जॉब ऐसे करनी होती है, और उससे डिफरेंट लगा हो आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में अभी तक? नहीं नहीं, डिफरेंट तो नहीं था, मतलब आर्टिकलशिप के टाइम पे ही पता चल जाता है कि कॉर्पोरेट कल्चर कैसा होता है, और बिग फोर में भी काफ़ी ज़्यादा सुना हुआ है कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट कल्चर होता है, तो पता थी वो सब चीज़ें, तो वही सब चीज़ें ही हो रही हैं, ऐसा कुछ अलग नहीं है वहाँ पे, पता ही थी ये सब चीज़ें होंगी ऑब्वियसली, तो वही है। जैसे डिलोट जैसी मतलब नंबर वन कंपनी बात करें बिग फोर में, तो यहाँ पे जैसे इन्वायरमेंट मिलता हो, क्या इस इन्वायरमेंट में बढ़ने का मतलब वो मोटिवेशन भी मिलता है कि हमें आगे एक्सप्लोर करना चाहिए इसके रिगार्डिंग्स? हाँ, होता है मोटिवेशन बहुत लोगों को, मतलब जैसे मेरा तो इतना ज़्यादा नहीं है कि मुझे कॉर्पोरेट में ही रहना है,
बट जिनको होता है कॉर्पोरेट में कंटिन्यू करना होता है उनके लिए तो होता है, लाइक जैसे प्रमोशंस वगैरह होते हैं आपको 1 डेढ़ साल में, इंक्रीमेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, लर्निंग कर्व भी अच्छा है यहाँ पे। लाइक जैसे अभी मेरी जो पोस्ट है वो असिस्टेंट मैनेजर की है, तो लाइक 1.5 to 2 years बाद आपको डिप्यूटी मैनेजर बन जाओगे, उसके भी आई गेस 2 years बाद, 2 या 3 years बाद आप मैनेजर बन जाते हो। तो ये कर्व अच्छा होता है, मतलब अप्रेजल भी काफ़ी अच्छा होता है, बोनसेस वगैरह भी मिलते हैं, तो ग्रोथ अच्छी है यहाँ पे। मैनेजर के बाद आप एसोसिएट डायरेक्टर बनते हो, फिर आप पार्टनर बन जाते हो, तो ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ तो अच्छी है। और मतलब बोले तो कॉर्पोरेट सेक्टर की ऐसी रियलिटीज जो लोगों को नहीं पता है, जो आप बता नहीं रहे होंगे। रियलिटीज तो एज सच नहीं है, मतलब सबको पता ही होता है कि कॉर्पोरेट कल्चर में थोड़ी सी होती है, मतलब थोड़ी सी पॉलिटिक्स वगैरह तो ऑब्वियसली चलती है कॉर्पोरेट में, और थोड़ा सा मतलब थोड़ा प्रेशर भी होता है ना, तो मेनली वो चीज़ होती है कि आपको 3 4 लोग सेम चीज़ पूछ रहे हैं कि ये काम हर 10 मिनट में अपडेट मांग रहे हैं, तो वो वाली चीज़ थोड़ी सी होती है इन बिग फोर्स में। मतलब क्योंकि आपसे आपको ये होता है कि आप दिन में टारगेट दे दो मुझे कि ये चीज़ें करनी है, बट आपसे हर आधे घंटे में, हर 1 आवर में अपडेट मांगे जाते हैं, तो वो चीज़ से प्रेशर बिल्ड हो जाता है और काम भी ठीक से नहीं हो पाता। तो ये एक थोड़ी-सी चीज़ हो जाती है वहाँ पे। मैम अभी बात करें तो एआई इतना आगे बूम कर चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात करें चार्टर्ड अकाउंटेंट की जॉब को फ्यूचर में ऑक्यूपाई कर सकता है आपके नजरिए से? नहीं, नहीं, सीएज़ का मतलब जहाँ पे सीए में जजमेंट इन्वॉल्व होती है, सीएज़ का हेल्प चाहिए ही होती है ऑब्वियसली, हर चीज़ एआई नहीं कर पाएगी। एआई हाँ, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी सीएज़ में, जैसे अभी भी हम काफ़ी ज़्यादा टूल्स यूज़ करते हैं, बट ये नहीं है कि सीए ही मतलब एआई पूरा टेक ओवर कर लेगी सीएज़ को। सीएज़ मतलब आगे है रोल सीएज़ का उसमें। तो मैम जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उस समय जो हमारे स्टूडेंट लाइफ होती है उसमें भी प्रेशर होती है, उसमें भी हमारे माइंड में बहुत चीजें चलती है, और कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आके प्रेशर रहता है। तो क्या डिफरेंट लगता है जो बच्चे मतलब अभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे उन क्या डिफरेंस होता है एक स्टूडेंट लाइफ में और एक कॉर्पोरेट सेक्टर में अभी आप जैसे जॉब करते हो? तो स्टूडेंट लाइफ में तो मेनली होता है कि आपका ध्यान पढ़ाई पे ही होता है बस। उसके अलावा जैसे आर्टिकलशिप में भी आपका मेनली होता है कि पढ़ाई पे ही ध्यान होता है, और ज़्यादा चीज़ें का प्रेशर नहीं होता। बट कॉर्पोरेट में होता है कि आपको ये रिलैक्स हो जाती है कि अभी आपको हाँ पढ़ाई वगैरह खत्म हो गई है, अभी बस आपको काम पे ही ध्यान देना है। जैसे स्टूडेंट लाइफ में तो वीकेंड्स पे भी आपको पढ़ाई करनी पड़ती थी, यहाँ पे तो आपके वीकेंड्स अगर ऑफिस नहीं जाना तो फ्री होते हैं, तो पढ़ाई वाली चीज़ नहीं होती। बस मेनली यही डिफरेंस होता है कॉर्पोरेट कल्चर और स्टूडेंट लाइफ में। मैम और अभी एक अच्छी सी मतलब वो रिजल्ट आया था अभी सीए का, तो उसमें ऐसा कुछ चल रहा है कि ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने अटेम्प्ट किए थे 50 to 60 मार्क्स और उसके 99 मार्क्स है। क्या सीए एग्जाम्स में ग्रेड्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, ग्रेड्स इतने मार्क्स? ज़्यादा ग्रेस मार्क्स? नहीं, नहीं, इतने ज़्यादा तो नहीं मिलते हैं, बट जैसे जब होता है कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ जाते हैं, तो थोड़े से मिल जाते हैं। लाइक जितना मैंने सुना है कि 10 मार्क्स के अराउंड तक मिल जाते हैं। इतना तो नहीं होता कि आपके 50-60 आए हैं, मतलब अटेम्प्ट करा है और आपके 99, इतना तो पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली। और अब तो चेकिंग भी ऑनलाइन हो गई है, लाइक कंप्यूटर के थ्रू ही आपकी चेकिंग होती है, वहाँ पे टिक मार्क्स, हर क्वेश्चन का अटेम्प्ट, नॉट अटेम्प्टेड, वो सब लिखा जाता है। तो इतना तो नहीं होता ऑब्वियसली कि आपके 99 मार्क्स आ रहे हैं 50-60 अटेम्प्ट करने के बाद। क्योंकि मैम एक वायरल इंटरव्यू चल रहा है जिस स्टूडेंट ने अटेम्प्ट्स किए थे 60 मार्क्स के, उसके मार्क्स आए हैं 99। अच्छा, मैंने मतलब सुना तो नहीं, मैंने 99 मार्क्स वाला सुना था, इंटरव्यू देखा तो नहीं, बट मेरे अकॉर्डिंग तो इतना ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए। 10 मार्क्स 15 मार्क्स इतना तो मैंने सुना है ग्रेस का, बट इतना ज़्यादा तो मुझे आइडिया नहीं है इस सब का। अगर बात करें मैम सीए एग्जाम्स को लेके कि सीए का 3 लेवल्स हो गए, तो आपको क्या लगता है कि अगर आप सीए के बोले तो आईसीआई सेक्टर में होते तो आप क्या चेंजेस करना चाहते सीए एग्जाम्स को लेके? सीए एग्ज़ाम्स को लेके अभी जैसे बहुत ज़्यादा चेंजेस होते रहते हैं, जैसे कभी 2 अटेम्प्ट कर दिए, 3 अटेम्प्ट कर दिए, तो इसको मतलब तुम पहले से ही बता के रखो। जैसे अभी बीच में 3 अटेम्प्ट कर दिए थे मेरे टाइम पे, बट अभी 2 अटेम्प्ट कर दिए, तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है ये सब चीज़ें को मैनेज करना। जो बंदा ऑलरेडी फेल हो रहा है, वो आगे कैसे कॉप अप करेगा? अभी जो बोथ ग्रुप्स देगा, उसके लिए तो नवंबर अटेम्प्ट ठीक है, बट अब जिसको सिंगल ग्रुप देना, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम गैप आ गया बीच में। तो ये सब चीज़ें मतलब अचानक से सब चीज़ें न्यूज़ आ जाती हैं, तो वो सब भी हैं। और एग्ज़ाम भी थोड़े से मतलब अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं अब तो ये सब चेंजेस थोड़ा-सा करना चाहूँगी उसमें जाके। एक और डाउट्स रहते हैं बच्चों को सीए के रिगार्डिंग, क्या सीए करके हमें एज बात करें कि आउट ऑफ कंट्री हमें जॉब करना है
तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। नहीं नहीं, अब तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं। जैसे दुबई में तो काफी ज्यादा जॉब्स हो गई हैं सीए के लिए, मेरे नोन में भी काफी हैं और जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ। मैम इंडिया और काफी दुबई मतलब बच्चों का ये डाउट था, इंडिया और दुबई को छोड़ के मतलब जॉब्स नहीं मिल पाती है। नहीं, मिल जाती है, ऐसा नहीं है नहीं मिलती, मिल जाती है, सर्च करते तो मिल जाती है जॉब्स। काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं बाहर जॉब करने के लिए, अब तो मिल जाती हैं जॉब्स तो। मैम और जब आप सीए की प्रिपरेशन कर रहे थे तो आज के टाइम में ग्लोबल सर्टिफिकेशन जैसे एसीसी वगैरह के भी बहुत ज्यादा वैल्यूज हैं, तो आपके माइंड में भी आया कुछ कि ऐसे ग्लोबल सर्टिफिकेट्स मुझे भी करने चाहिए? नहीं, मुझे ग्लोबल वाली साइड पे नहीं जाना, मतलब ग्लोबल में मेनली जितना मुझे पता है ये होता है कि आपको अगर बाहर जाना है, फॉरेन जाना है, तो आप ग्लोबल वाले करते हो। तो मेरा कुछ ये नहीं था कि मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे इंडिया में ही रह के करना है, तो इसलिए मैंने उन सब साइड पे ध्यान नहीं दिया। एक हाँ, मुझे सीएफए करने का थोड़ा सा मन है, क्योंकि उससे मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग साइड पे थोड़ी सी चीज़ें खुल जाती है, तो ये सब चीज़ें करने का है, बट मुझे ग्लोबल वगैरह में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है करने में। मैम क्या सीए अलोन इज अ गुड चॉइस और नॉट? हाँ हाँ, ऑब्वियसली सीए इज़ अ वेरी गुड चॉइस। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है, पैकेज भी अच्छा है और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। सीए को काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है हर चीज़ की, लाइक टैक्स हो गया, ऑडिट हो गया, अकाउंट्स हो गया। तो सीए काफ़ी अच्छा एक्सपोजर होता है सब चीज़ों का, तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा ऑप्शन है सीए। मैम विदाउट ग्रेजुएशन क्या सीए करना चाहिए? कर सकते हो आप विदाउट ग्रेजुएशन भी, बट कहीं कहीं जगह पे होता है कि रिक्वायरमेंट होती है कि ग्रेजुएशन, मतलब शायद आई गेस गवर्नमेंट वाले में जाते हो आप, तो वहाँ पे होता है कि ग्रेजुएशन चाहिए होती है, तो इसलिए, वरना नहीं भी करोगे तो ऐसा बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती, बट कर सकते हो आप ग्रेजुएशन को। ओपन से तो आप बहुत ही इजीली कर सकते हो ग्रेजुएशन, ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं ओपन से करने में। और बहुत लोग तो रेगुलर भी करते हैं, मतलब मुझे ये रिग्रेट रह गया कि मैं रेगुलर नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी परसेंटेज भी 96 आई थी, तो मतलब मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाता। बट ये था कि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था उस टाइम पे, तो मैंने रेगुलर कॉलेज नहीं चूज करा। पर ठीक है, मैंने वो सब चीज़ें जो कॉलेज में होती है वो मैंने निकासा के थ्रू एक्सप्लोर कर ली थी। तो मतलब कर सकते हो आप ग्रेजुएशन, मेरा यही है कहना, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आती ग्रेजुएशन करने में। कभी कभी होता है कि हाँ क्लैश कर जाते हैं एग्जाम, जैसे सीए वाले और कॉलेज के ग्रेजुएशन। एग्जाम्स, हाँ क्लैश कर जाते हैं, बट आप उनको फिर बाद में दे सकते हो, तो दिक्कत नहीं है ऐसे वो। मैम एक वायरल स्टेटमेंट्स है, तो आपको बताना कि क्या वो करेक्ट है नहीं, कि जो सीए होते हैं मोस्ट ऑफ द सीए मतलब नॉट अ सिंगल सीए इज अनएम्प्लॉयड। मतलब हाँ, नॉट सीए हो आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि आप नॉट कभी कभी होता है सिंगल। कि हाँ, ऐसे मुझे एग्जैक्टली स्टैट तो नहीं पता है, बट वो ये होता है कि अनएम्प्लॉयड वो होंगे जो आगे कुछ और एक्सप्लोर कर रहे होंगे, कि अभी और पढ़ रहे होंगे आगे, वो चीज़ हो सकती है। कोई खुद से अनएम्प्लॉयड तो नहीं बैठा होगा। सीए के बाद तो आपको जॉब मिल जाती है, कभी कभी होता है कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ा कम पैकेज मिल रहा है, बट अनएम्प्लॉयड तो नहीं होते हैं। सीए करने से मतलब ये कंफर्म होगा कि हमें जॉब मिलेगा ही मिलेगा? आपके कम्युनिकेशन उस पर डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू को क्रैक कर पाते हो नहीं कर पाते हो, बट ये होता है, ये नहीं होता कि आपको बिल्कुल ही सीए करते ही आपको जॉब मिल जाएगी। आपको कॉल्स आते हैं, आपको क्लियर करने पड़ते हैं इंटरव्यूज, तब मिलती है जॉब। बट हो जाते हैं इंटरव्यूज इजीली, थोड़ा मतलब ज़्यादा लेवल वाले जैसे डिलॉयट में 2 राउंड होते हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट जैसे अगर स्मॉल फर्म्स होती हैं वहाँ पे हो जाता है इजीली, ऐसी दिक्कत नहीं आती। बट मेनली लोग पैकेज के लिए वो करते हैं, तो हो जाती है जॉब, तो मिल जाती है इजीली। बस ये कि आपको मेन आपकी रेस ये होती है कि आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितनी अच्छी इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट, वो सब चीज़ें मैटर वाली चीज़ हो जाती है। और बात करें कि सीए एग्जाम्स को लेके कि क्या यूट्यूब से क्रैक किया जा सकता है सीए एग्जाम, क्योंकि यूट्यूब में भी अब कंटेंट्स बहुत ज्यादा है, लेकिन ये बच्चों के अंदर ये डाउट हमेशा रहता है कि क्या यूट्यूब से क्रैक किया जा सकता है क्या सीए एग्जाम? मतलब हो सकता है, बस वही है कंसिस्टेंसी यूट्यूब पे, क्योंकि अवेलेबल है सब चीज़ें। जैसे मैंने फाइनल में एक मतलब इनडायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट होता है, तो मैंने जिन टीचर से लिया था मुझे वो अच्छे नहीं लगे थे बिल्कुल भी, तो मैंने उनको बिल्कुल भी रेफर नहीं करा था। मैंने बिल्कुल ऑनलाइनली ले ली थी क्लासेस, और उस जो टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहे थे उनकी मैंने वो मंगवा ली थी, बुक्स मंगवा ली थी, वैसी बुक्स खरीदी थी, और यूट्यूब पे उनका पूरा रिविजन लेक्चर्स अवेलेबल थे, तो मैंने बुक से और यूट्यूब से उसी रेफर करा था मैंने बस। तो हो सकती है बस, बट एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे आपको उसके लिए, यूट्यूब के लिए, यूट्यूब से जैस, पढ़ने के लिए।
जैसे मैम आज के टाइम में जब ग्लोबल एआई भी इतना आगे चला गया है, यूट्यूब पे भी बहुत ज्यादा कंटेंट है और बहुत सारे वेबसाइट पे भी कंटेंट डला हुआ है, तो क्या बच्चों के अंदर डिस्ट्रैक्शंस होती है? क्या आपके मन में भी डिस्ट्रैक्शन होती थी कि यहाँ से भी पढ़ लूँ, वहां से पढ़ लूँ? ये डिस्ट्रैक्शंस क्या आपके मन में भी होती थी या बच्चों के मन में आती है? हाँ, काफ़ी ज़्यादा आती है क्योंकि जैसे टेलीग्राम पे ग्रुप्स बने हुए हैं, यूट्यूब पे डला हुआ है, तो यूट्यूब पे मतलब सब लोग अपनी राय देते हैं कि ये टीचर अच्छा है। अब हम लोग जैसे आर्टिकलशिप में होते हैं तो हम जो हमारे सीनियर्स होते हैं उनसे पूछते हैं कि ये टीचर अच्छा है, कौन सा टीचर अच्छा है, तो सब लोग अपने-अपने ओपिनियंस देते हैं। बट ज़्यादातर ये रहता है कि आप यूट्यूब पे देख लो क्योंकि सबके अवेलेबल होते हैं, तो आप यूट्यूब पे देख लो कि आपको जिसकी भी क्लासेस ठीक लग रही हैं, आप उसको ले लो। बट हाँ, लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम टाइम तक आते-आते ये हो जाता है कि इसका भी कंटेंट देखो, उसका भी कंटेंट देखो, क्योंकि किसी टीचर से कोई बच्चा इतने नंबर ला रहा है, कोई बच्चा इतने नंबर ला रहा है, तो हाँ, डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। बट ये है कि आप जिस टीचर को स्टार्टिंग से रेफ़र कर रहे हो, आप उस टीचर को ही रेफ़र करो। बाद में आके फिर वो मतलब गड़बड़ हो जाती है, कुछ भी हो नहीं पाता फिर लास्ट में। स्विच नहीं करना चाहिए, जो आपको स्टार्टिंग से है, उसको ही रेफ़र करो। या तो आप स्टार्टिंग में चेंज कर लो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। बट लास्ट में आके चेंज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है फिर। जब इंडिया जैसे कंट्री में मैम इतने एग्जाम्स वगैरह के पेपर लीक होते हैं, क्या सीए करते समय ये भी डर रहता है कि एग्जाम का पेपर लीक ना हो जाए जब प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो? नहीं, नहीं, सीए में तो कभी भी ये डाउट नहीं आया कि एग्ज़ाम मतलब आई गेस सीए ही ऐसा कोर्स है जिसमें कभी लीक वाली चीज़ आई ही नहीं है। ना ही इसमें कोई रिज़र्वेशन वाली चीज़ होती है मतलब ड्यूरिंग द सीए जर्नी कि आपको पेपर में मतलब जैसे वो मतलब वो अदर कैटेगरीज़ वाली कि आपको रिज़र्वेशन मिलती है, ये कुछ भी सीए में नहीं होती। आई गेस सीए ही ऐसा मेजरली है जहाँ पे रिज़र्वेशन नहीं होती, जैसे मेडिकल में भी होती है, डॉक्टर वगैरह में भी, इन सब चीज़ों में होती है, सी में सीए में भी। नहीं होती और लीक वाली चीज़ भी नहीं होती। आज तक तो कभी ऐसे हुआ नहीं और ना ही होगा आगे ऐसा लीक वाली चीज़। या तो मैम जब ये प्रिपरेशन आपने पूरा स्ट्रेटजी बताया, साथ में आपने बताया कि आपका जो अभी कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में भी बताया, क्या एक्सपीरियंस था वो भी बताया, तो अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं चार्टेड अकाउंटेंट्स के लिए या फिर जो करना चाहते हैं, उनको क्या गाइड करना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? मतलब सीए जो करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा ऑप्शन है, सीए आगे ग्रोथ है काफ़ी। तो मेनली तो यही है जो करना चाहते हैं उनको स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी, अगर उनको एक ही बारी में पेपर क्लियर करना है। क्योंकि सिलेबस मतलब लेवल वाइज़ काफ़ी बढ़ता जाता है, तो मेनली कंसिस्टेंसी बना के रखो, फ़ोकस रखो, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें। तो हो जाता है सीए। मतलब अपना तुम अपनी तरफ से पूरी जी-जान लगा दो, तो हो जाता है काफ़ी। और बिगेस्ट मिथ क्या है सीए को लेके? बिगेस्ट मिथ सीए को मिथ वगैरह तो ऐसे मुझे ध्यान नहीं आ रहा बट ये होता है कि सीएज है तो उसको मतलब बिल्कुल ही सारी चीज़ें आनी चाहिए लाइक जैसे रिटर्न भरना भी आना चाहिए ये सब चीज़ें रिटर्न टैक्स रिटर्न वगैरह जीएसटी रिटर्न वगैरह बट जैसे अभी आर्टिकलशिप के टाइम पे होता है कि हम लोग स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में जाते हैं तो हमारा होता है कि जैसे मेरा ऑडिट था तो वहाँ पे रिटर्न्स वगैरह वाली चीज़ें नहीं थी हम तो कंपनीज के ऑडिट करते थे टैक्स एक पार्ट था बट हम रिटर्न्स वाली चीज़ नहीं देखते थे उसके लिए अलग डिपार्टमेंट था तो लोग ये सोचते हैं कि एक बंदा सीए है तो उसको रिटर्न भरनी आती है मेनली लोग सीए को रिटर्न से लिंक करते हैं बहुत ज़्यादा कि चलो अब मेरी आईटीआर भर देना ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा होती है मतलब मेरे रिलेटिव्स भी होते हैं कि हाँ मेरी रिटर्न भर देना इनका बट आई मैं डिपार्टमेंट स्टैट में थी तो मेरे को रिटर्न की इतनी ज़्यादा वो नहीं है कि रिटर्न कैसे फाइल करते हैं बट हाँ ईजी होता है रिटर्न फाइल करना वो तो एक बार फाइल करोगे तो आ जाती है सीए के भी जॉब रोल डिफरेंट हो जाते हैं आगे चले के? हाँ मतलब जॉब रोल ऐसे काफ़ी डिपार्टमेंट्स होते हैं और सीए में एक ये भी मत होता है कि सीएस काफ़ी बोरिंग होते हैं बट ऐसा होता नहीं है काफ़ी अब तो चीज़ें सीएस भी काफ़ी ज़्यादा इस सोशल मीडिया पे अब तो काफ़ी ज़्यादा वो हो गए हैं मतलब सीएस। लाइक इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं ये नहीं है कि सीए वाले बिल्कुल सीए में ही रह रहे हैं काफ़ी और भी ज़्यादा चीज़ों में जा रहे हैं सीए तो ऐसे नहीं है कि सीए बिल्कुल ही मतलब ऐसे बोरिंग टाइप वाली चीज़ नहीं है सीए जो है मैम और ये फाइनल क्या, इस पूरे कंक्लूजन आप क्या देना चाहेंगे अपनी तरफ से? सीएस के लिए तो मैं यही देना चाहूँगी कि सीए अगर करना है तो काफ़ी अच्छा कोर्स है आप लोग कर सकते हो ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है सीए में बट हाँ बट ये कि आपसे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क डिमांड करता है सीए आपको 5 साल के लिए पूरा अपना टाइम देना पड़ता है आपकी जो वो एज होती है ना घूमने फिरने वाली वो थोड़ी सी बंद जाती है इस चीज़ में आके अगर आपको हाँ ये है कि और भी ऑप्शंस हैं तो आप उनको भी देख सकते हो ये नहीं आपको बिल्कुल ही सीए वाली चीज़ जिसका मन है वो करो बट और भी ऑप्शंस होते हैं आप वो भी ट्राई कर सकते हो क्या एक एवरेज स्टूडेंट सीए बन सकता है? आप तो एकेडमिक्स आपके अच्छे थे।
हाँ, एवरेज स्टूडेंट बन सकता है सीए। मैं बताया जैसे कि इसके 50% 60% आ रहे हैं, वो भी सीए बन सकता है। मतलब सीए ही क्यों, जैसे अभी यूपीएससी में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, जो बंदा लाइक जो फेल भी हुआ है 10th में या जो भी लोअर क्लास में फेल हुआ, वो भी बंदा यूपीएससी कर सकता है। तो जब यूपीएससी कर सकता है, तो सीए भी ऑब्वियसली कर ही सकता है वो बंदा। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे साथ जुड़े, इतने सारे इंसाइट्स बताए सीए जर्नी के रिगार्डिंग, और फिर बात करें कॉर्पोरेट सेक्टर के रिगार्डिंग, और अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ बताया, और बच्चों के लिए भी एडवाइस दिया जो सीए आगे अडॉप्ट करने वाले हैं, सीए लेने वाले हैं, या फिर सीए के प्रिपरेशन के बारे में वो सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने।